हेलो दोस्तों, अलहरा क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं दरख्शां हिस्सा 2M, जो 10वीं क्लास BSEB बोर्ड बिहार बोर्ड का 10वीं क्लास का उर्दू किताब है, उसका आज फ़हरिस्त पढ़ने वाले हैं। फ़हरिस्त किसे कहते हैं? फ़हरिस्त का मतलब होता है लिस्ट। जैसे हम कोई सामान ख़रीदने जाते हैं तो उससे पहले लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से सामान हमें ख़रीदना है। उसी तरह से किताब के अंदर फ़हरिस्त होता है। फ़हरिस्त को दो हिस्सा में बांटा गया है, एक हिस्सा नज़म, दूसरा हिस्सा नसर। हिस्सा नज़म कहने का मतलब है शायरी और नसर कहने का मतलब है कहानियाँ। नज़म का मतलब शायरी और नसर का मतलब कहानी, यानी जो नज़म की तरह हो, शायरी की तरह जो भी हमें किताब में दिखे। जैसे कि हमद है, हिस्सा नज़म का हिस्सा है ये। हमद है, नज़म है, मरसिया है, मसनवी है, गज़ल है, दोहा है। और हिस्सा नसर में अफसाना है, मजमून है, नावल है, मकतूब है, मकतूब निगारी। मकतूब आगे देखते हैं किसे कहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों तक हमारी नॉलेज पहुँचे, या जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये पहुँच जाए। और हिस्सा नज़म में गीत भी है और हिस्सा नसर में इंटरव्यू भी। आगे देखते हैं, हम इस हिस्से के बारे में बात करते हैं। इस हिस्से को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस हो सकें, हम जान सकें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है हमद। हमद किसे कहते हैं? तो हमद एक नज़म के हिस्से में ही आता है, ठीक है। और हमारे निसाब में, हमारे सिलेबस को कहते हैं निसाब, है ना। सिलेबस को कहते हैं निसाब। हमारे निसाब में हमद यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ को हमद कहते हैं। तो जो हमद है वो हमद खुदा अज़्ज़ा वजल के नाम से हमारे निसाब में हमद है, जिसको लिखने वाले शबनम कमाली हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हिस्सा नसर। हिस्सा नसर में हम पढ़ने वाले हैं अफसाना। हिस्सा नसर का एक हिस्सा है अफसाना। अफसाना किसे कहते हैं? तो एक नशिस्त में, यानी एक बार में जो कहानी पढ़ी जाए, 15 मिनट का हो सकता है, 20 मिनट का हो सकता है, आधा घंटा का हो सकता है, उससे ज़्यादा 1 घंटे का हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है। अफसाना छोटी कहानी होता है अफसाना, ठीक है। तो अफसाना में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाभी जान, है ना, जिसके लिखने वाले हैं सुहैल अज़ीम आबादी। एक है फ़रार के लिखने वाले हैं सैयद मोहम्मद मुहसिब। और कटी हुई शाख, इसके लिखने वाले हैं डॉक्टर कमर जहाँ। आशियाना, जिसके लिखने वाले हैं निगार अज़ीम। लिखने वाले को मुसन्निफ़ कहते हैं, याद रखिएगा, आगे काम आएगा, है ना। लिखने वाले को मुसन्निफ़ कहते हैं। तो आशियाना का मुसन्निफ़ कौन? निगार अज़ीम। समझ में आ रही बात? चलिए आगे देखते हैं। और ये पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है फ़हरिस्त के, इससे भी 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, हाँ 5-6 नंबर का। तो दूसरा देखते हैं मज़मून। मज़मून का मतलब होता है निबंध। जैसे हिंदी में लिखते हैं निबंध, इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे, उसी तरह से मज़मून होता है उर्दू में, है ना। तो हमें क्या पढ़ना मज़मून के हिस्से में? ये हिस्सा नसर में आता है। हमें पढ़ना है आलमी हद्दत, जो माखूज़ का मतलब है कि कहीं से लिया हुआ है, ठीक है। इसके लिखने वाले का नाम यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, लिया गया है कहीं से, ठीक है। रिया, दूसरा मज़मून है रिया। रियाकारी, है ना, एक गुनाह का नाम है रिया, यानी दिखावे का काम, ठीक है। जो दिखावा के लिए भलाई करे उसे रिया कहते हैं। तो उस पे मज़मून लिखा है सर सैयद अहमद ख़ान ने। इसका मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद ख़ान। अदब की पहचान के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर अब्दुल मगनी। फिर है हिंदुस्तानी आइन के मेमार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हिंदुस्तानी आइन किसे कहते हैं? तो आइन का मतलब होता है कानून। क्या कहते हैं? कानून। आइन का मतलब कानून, और मेमार का मतलब होता है बनाने वाला। जैसे मिस्त्री मजदूर होता है, उसे कहते हैं मेमार। यानी हिंदुस्तानी आइन के मेमार, हिंदुस्तानी कानून को बनाने वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस नाम से हमारे निसाब में मजमून है, जिसे जो माखूज़ है, यानी लिखने वाले का नाम यहाँ मेंशन नहीं किया गया। आगे देखते हैं उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। ये भी एक मजमून है। उर्दू ड्रामा निगारी का मतलब होता है लिखना, निगारी का मतलब होता है लिखना, यानी उर्दू ड्रामा निगारी लिखने वाला, उर्दू ड्रामा निगारी लिखने वाला। और आगा हशर भी उर्दू ड्रामा लिखते थे और बहुत सारे लिखने वाले भी लिखते थे। उस पर मजमून लिखा हमारे समय पढ़ने के लिए मिला है। इसको लिखने वाले हैं, इस मजमून को लिखने वाले हैं, ठीक है। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के नाम से मजमून जो है, इसे लिखने वाले हैं प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान। ये क्वेश्चन आता है, इसमें से जितना भी हम पढ़ा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन अक्सर बेशतर पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं आर्यभट्ट और तरेगना। आर्यभट्ट बिहार के सरजमीन पर पैदा होने वाले जो ज़ीरो का खोज किए, जिन्होंने, उनके ऊपर मजमून लिखा गया है। और तरेगना एक स्टेशन का नाम है जो पटना में ही पड़ता है। तरेगना एक स्टेशन का नाम है, वहीं पे ये पैदा हुए थे। आगे इनके बारे में पढ़ना है हमें, तो वहाँ पे हम डिटेल पर बताएंगे, ठीक है। तो आर्यभट्ट और तरेगना, ये इस नाम से एक मजमून है जिसका लिखने वाले का नाम मेंशन नहीं किया गया है, माखूज़ है, ठीक है। आगे आते हैं नॉवेल हमारे हिस्सा नसर का एक हिस्सा है, ठीक है।
یہ فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کے نام سے ایک ناول ہمارے نصاب میں ہے، اس کے لکھنے والے جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مکتوب نگاری، مکتوب کسے کہتے ہیں؟ مکتوب کا مطلب ہوتا ہے خط، جسے ہم اردو میں خط کہتے ہیں، ہے نا، سوری، اردو میں ہم خط کہتے ہیں۔ نگاری یعنی لکھنا، یعنی خط لکھنا، مکتوب نگاری۔ تو اس مکتوب ہمارے نصاب میں 3 مکتوب ہیں، ایک اسد اللہ خان کا، ایک عبدالغفور شہباز اور ایک مہدی آفادی کا، ٹھیک ہے۔ اسد اللہ خان غالب، دیکھیں، سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام، اس نام سے ہمارے نصاب میں ایک مکتوب ہے جس کے لکھنے والے اسد اللہ خان غالب ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو خط ہے، دوسرا جو مکتوب ہے اسے وہ ہے اپنی بیٹی سغرا کے نام، اپنی بیٹی سغرا کے نام، اس کے مصنف عبدالغفور شہباز ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے مولوی سید مقبول احمد سمدانی کے نام، اس کے لکھنے والے ہیں مہدی آفادی۔ 3 مکتوب ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انٹرویو، انٹرویو کسے کہتے ہیں؟ انٹرویو کا مطلب ہوتا ہے ہم ایک آدمی دوسرے آدمی سے کوئی سوال جواب پوچھے، یا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے بجائے 5-6 آدمی ہو، لیکن سوال کا جواب دینے والے ایک ہی ہو، ہے نا۔ آمنے سامنے سوال دیا جا رہا ہے، سامنے سے جواب مانگا جا رہا ہے، سامنے والے جواب دے رہے ہیں، تو اس گفتگو کو ہم انٹرویو کہتے ہیں۔ اور انٹرویو کے نام، انٹرویو جو ہے بیدی سے انٹرویو، یہ ایک انٹرویو ہمارے نصاب میں دیا گیا ہے جو ماخوذ ہے، یعنی لکھنے والے کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ نظم، یہ حصہ شاعری کا ہے، حصہ شاعری کا ہے نظم۔ نظم میں ہمیں پڑھنا ہے مناظر فطرت جس کے مصنف چک بست ہیں، اور پھر انڈیا گیٹ جس کے لکھنے والے جگن ناتھ آزاد، ہم نوجوان ہیں جس کے لکھنے والے پرویز شاہدی، بجلی کا کھمبا جس کے لکھنے والے ندا فاضلی، نظم بہت آسان تھی پہلے، اس کے لکھنے والے ندا فاضلی، یہ دونوں ندا فاضلی کا ہی لکھا ہوا ہے، بجلی کا کھمبا بھی اور یہ بھی۔ پھر ہے ایک کھڑا ڈنر، ظریفانہ نظم ہے۔ ظریفانہ نظم یہ تھوڑا سا ہنساتا بھی ہے، لیکن سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایسے تو ہنسانے کے لیے آتا ہے یہ ظریفانہ نظم، لیکن یہ ایک نظم کا حصہ ہے۔ کھڑا ڈنر، کھڑا ڈنر یعنی کھڑے ہو کے کھانا، اس کے لکھنے والے ہیں سید محمد جعفری، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مرثیہ، مرثیہ مطلب کسی کے موت پر جو نظم کہی جائے، کسی کی موت پر لکھا جائے کہ ہاں وہ فلانے بہت اچھے تھے، چلے گئے، اچھا نہ ہوا۔ اکثر و بیشتر پہلے یہ لکھا جاتا تھا، اب یہ زمانہ نہیں رہا کہ کسی پر مرثیہ لکھے جائے، آج بھی بہت سارے لوگ لکھتے ہیں ایسے، عام طور پر یہ زمانہ اب نہیں ہے۔ تو پہلے جو ہمارے سامنے جو مرثیہ پڑھنے کے لیے ہے وہ ہے عارف کے موت پر، جس کے لکھنے والے ہیں اسد اللہ خان غالب، ٹھیک ہے۔ مثنوی، اب ہے مثنوی، یہ بھی حصہ نظم کا حصہ ہے۔ مثنوی کسے کہتے ہیں؟ تو مثنوی میں ایک کہانی ہوتی تو ہے یہ نظم ہی، لیکن اس میں کہانی نظم کی شکل میں پیش کی جاتی ہے، یعنی آپ نظم اگر پڑھیں تو وہ کہانی دھیرے دھیرے آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، لگتا ہے کہ ہر کڑی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، وہ پورا کہانی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس طرح سے مثنوی ایک ایسا حصہ ہے جس کی مدد سے ہم نظم میں کوئی کہانی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے نصاب میں مثنوی پڑھنے کے لیے 3 مثنوی ہیں، ہے نا، ایک یہ، دوسرا یہ، اور تیسرا یہ جذبہ عشق، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زہر عشق جو ہے، زہر عشق یہ ہے شوق لکھنوی کا لکھا ہوا، اس کے مصنف ہیں شوق لکھنوی۔ گلزار نسیم، اس کے لکھنے والے دیا شنکر نسیم، ہے نا۔ اور جذبہ عشق، اس کے لکھنے والے غلام حمدانی مصحفی۔ یہ 3 مثنوی ہیں ہمارے نصاب میں جو ہمیں پڑھنا ہے۔ آگے آتے ہیں۔ غزل، غزل تو آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، کیونکہ یہ دور بھی غزل کا ہے اور غزل آج بھی گائی جاتی ہے نا۔ غزل اصل میں جو پڑھی جاتی ہیں وہ عورتوں کی تعریف کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ آج کل غزل میں بہت سارے چیز مکس کر دیے گئے ہیں، لیکن غزل اصل میں عورتوں کی تعریف کے لیے پڑھی جاتی تھی، ان کے بالوں کے بارے میں، ان کے رخسار کے بارے میں، ان کی پوری خوبصورتی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اس غزل میں، ٹھیک ہے۔ اس نظم جو غزل ہے وہ حصہ نظم کا حصہ ہے۔ تو پہلا غزل دیکھتے ہیں۔ ساعتیں گزرے جو غفلت میں سمجھ لے کھو گئی، اس کے لکھنے والے مبارک عظیم آبادی۔ گر گئے افسوس کس کس کی نظر سے کیا کہیں، اس کے لکھنے والے بھی مبارک عظیم آبادی ہیں۔ دولت درد کو دنیا سے چھپائے رکھنا، یہاں پہ چھپائے ہے، یہاں پہ مسٹیک ہے، آگے دولت درد کو دنیا سے چھپا رکھا ہے، چھپائے نہیں ہے، چھپا رکھا ہے، اس کے لکھنے والے ہیں احمد فراز۔ پھر ہے تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، اس کے لکھنے والے ہیں احمد فراز۔ پھر ہے قلب و جام حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی، اس کے لکھنے والے ہیں حسن نعیم۔ فسانہ غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں، ہے نا، ہو تو کہیں، اس کے لکھنے والے ہیں حسن نعیم۔
गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, इसके लिखने वाले हैं परवीन शाकिर। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, इसके लिखने वाले भी परवीन शाकिर हैं। दस्त आसाए मोजज़ा गर भी उसी का है। दस्त का मतलब होता है हाथ, ठीक है। आसा मतलब लाठी, मोजज़ा जो नबियों के ज़रिए आम लोग जो ना कर सकें और नबी वो कर दें, जैसे कि हमारे नबी का यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोजज़ा है वो चाँद का 2 टुकड़ा करना है, सूरज को पश्चिम से निकालना है उंगलियों से, और पेड़ों को इशारा करके बुलाना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे नबी के मोजज़ात में से हैं। तो जो नबियों के हाथों हो, यानी आम इंसान उसे नहीं कर सकता, आम इंसान वो तसव्वुर में भी नहीं सोच सकता, वो चीज़ अल्लाह ताला अपने नबियों के ज़रिए करवाते हैं, तो उसे मोजज़ा कहते हैं, ठीक है। तो दस्त आसाए मोजज़ा गर भी उसी का है। ये असल में इनके लिखने वाले हैं इरफान सिद्दीकी हैं। आगे देखते हैं इस नज़म में, सॉरी इस गज़ल में क्या कहा गया है। फिर है काम उस शिकवाए तन्हाई से क्या चलता है, इसके लिखने वाले भी इरफान सिद्दीकी हैं। आगे बढ़ते हैं। दोहा। दोहा, ये दोहा असल में एक ऐसी नज़म का हिस्सा नज़म का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें नसीहत भी होती है, और इसके लिखना का अंदाज़ जो है बहुत ही निराला होता है। इनका हर शेर एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन उसी लय पे बैठा हुआ होता है ना। ऐसा ये मसनवी की तरह नहीं कि एक कहानी है, इसमें नहीं, इसमें कहानी नहीं होता है, लेकिन इसमें असल में नसीहत बहुत ज़्यादा होता है। खैर, जब आएगा दोहा तो हम लोग देखेंगे अच्छे से। आज देख लेते हैं कि दोहा में हमें क्या पढ़ना है, किन किन का लिखा हुआ दोहा है हमारे निसाब में। तो ज़फ़र गोरखपुरी का लिखा हुआ है हमारे निसाब में दोहा। फिर है गीत, जमुना की लहरें उठती हैं, इसके लिखने वाले हैं सलाम मछली शहरी। गीत जो आम तौर पर गांव की औरतें गाती हैं उसे गीत कहते हैं, और ये पहले लिखा जाता था। आजकल तो इसे बहुत कम लोग लिखते हैं। जो पहले की औरतें थीं वो उन्होंने याद कर रखा है कुछ गीतें, तो वो सब गाती हैं। खैर, हमें पूरे निसाब में इतना ही पढ़ना है, गीत तक। ये हमारा पूरा निसाब है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम रोज़ाना इसे देखने वाले हैं, है ना। उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम तक इसे पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा बाकायदा, इसका क्वेश्चन आंसर के साथ, और इसका PDF भी हम देते रहेंगे वीडियो के लिंक में इसका। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही चैनल जब सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है आपका कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा और नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। तो बेल आइकन भी दबा दें इसके लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। थैंक यू।